अब की दफ़ा जो 6 सितंबर का दिन आया है यौम दिफा, उसमें एक चीज़ इस लिहाज से यूनिक है कि पाकिस्तान की अफवाज ने आज से पहले हमेशा सवाए कतर को अगर आप बीच में से एक्सेप्शन बना लें, सिविल वॉर जो हुई थी जिसमें अवाम ने जो है वो बंगाली नेशनलिज्म के तहत जो है वो पूरे पाकिस्तान, रेस्ट ऑफ द पाकिस्तान के साथ लाताल्लुकी का इजहार किया। ये नहीं उनके साथ ज़्यादतियाँ नहीं हुई, बिल्कुल हुई हैं, लेकिन उसमें ऑब्वियसली इंडिया की इन्वॉल्वमेंट भी शामिल थी, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। उसके अलावा अगर अफवाज पाकिस्तान ने हमेशा बैरूनी जाहरियत का ही मुकाबला किया, ख्वाह वो अफ़गानिस्तान से आ रही हो, ख्वाह वो हिंदुस्तान के बॉर्डर से आ रही हो, अफ़गानिस्तान के बॉर्डर से आ रही हो या किसी और बॉर्डर से आ रही हो, लेकिन ये पहली दफ़ा हुआ कि 9 मई को जो है वो बेसिकली पाकिस्तान के अंदर से पाकिस्तान की दिफा के ऊपर अटैक किया गया। तो ये यौम दिफा जो है इस लिहाज से बड़ा सिग्निफिकेंट है। इस पे आर्मी चीफ़ ने एक बड़ी इंटरेस्टिंग लाइन कही है और ऑब्वियसली मेरे हिसाब से तो ये 9 मई के हवाले से कही है कि वो ये फरमा रहे हैं आज यौम दिफा के मौके पर कि हाल ही में बाज़ अनासर ने अवाम और फ़ौज के रिश्ते पर वार करने की मज़मूम कोशिश की। अफवाज पाकिस्तान ने बहिसत एक कौमी इदारा नहायत तहम्मुल और समझदारी से इसे नाकाम बनाया और पाक अफवाज और अवाम के माबैन एतमाद व यगानत हमारा कीमती असासा है, मजबूत मईशत मजबूत दिफा के लिए नागुज़ीर है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि बड़ी समझदारी से नाकाम बनाया, क्योंकि एजाज़ एहसन साहब जो थे वो चीफ जस्टिस अता बंदयाल की अदालत में सर पटखा रहे थे, मैंने पहले ही आपको बताया था, और इस बात पे वो बहुत गुस्से में थे कि जिस वक़्त ये 9 मई का वाक़या हुआ, जब पाकिस्तान के दिफा पे एक अटैक किया गया 9 मई को, तो उस मौके पर फ़ौजियों ने जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के प्रोटेस्ट करने वालों पे गोलियां क्यों नहीं चलाई। ये उनका स्टेट ऑफ माइंड है एजाज़ एहसन साहब का, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू हिम, जिसके ऊपर चीफ जस्टिस अता बंदयाल भी उनको बड़ी अफसरदा हुए इस बात पर। उन्होंने कहा कि इनके रिमार्क से मुझे दिली रंजिश पहुंची है। एजाज़ एहसन जैसा बंदा ये बात कह रहा है कि जी क्यों नहीं गोलियाँ चलाई फ़ौजियों ने, यानी चाह वो ये रहे थे एजाज़ एहसन कि गोलियाँ चलती, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग वहाँ मारे जाते, एक तरफ वो लोग मारे जाते हैं, उनसे तो एजाज़ एहसन साहब को बादी नज़र में कोई लेना देना नहीं है, दूसरी तरफ केस बनता फ़ौज के ऊपर। तो उस हिसाब से आई थिंक उन्होंने कहा है कि हमने तहम्मुल का मुजाहरा किया। इस वक्त मुल्क की इकॉनमी, मुल्क के में करप्शन, चोर बाजारी और इलेक्शन, ये तमाम बड़े बड़े इशूज़ हैं। अभी डॉलर जो है उसमें ओपन मार्केट में 23 रुपये की कमी आई है। उसको कहा जा रहा है कि आर्मी चीफ ने जो मुलाकात की है जो बिजनेसमैन है बड़े बड़े, उनकी वजह से सब कुछ हुआ है। तो सवाल ये है कि यार सब कुछ अगर आर्मी चीफ नहीं करना है, जो कि कर रहे हैं, तो फिर ये पॉलिटिशियंस जो है ये किस चक्कर में आके तो हमारा टाइम वेस्ट करते हैं और पार्लियामेंट में बैठ के लेजिस्लेशन के नाम पे तनख्वाहें भी ले रहे हैं, वज़रा बन के मराद भी ले रहे हैं, जब ना इनके पास पॉलिसी है ना कोई विजन है। वो अभी आए थे मियाँ जावेद लतीफ़ साहब के प्राइम मिनिस्टर, वो हर चीज़ के ऊपर वो इस तरह बता रहे थे आर्मी चीफ का नाम लेके कि जैसे अपनी नाअहलियत बता रहे हो कि जनाब मैं तो इस अहल ही नहीं हूँ, सारा कुछ जो है ना वो मेरी आंखों की बिनाई से लेके समाज तक हुकूमत की जो है वो भी आर्मी चीफ। तो आर्मी चीफ का तो कसूर इसमें नहीं है। अब आप इतने नाहिल हैं कि आप खुद बता रहे हैं इस बात को कि जी हमारे पल्ले है ही कुछ नहीं, फिर पॉलिटिशियन ये कहते हैं जी हमारी स्पेस ले ली फौज ने। भाई स्पेस तो आपने खुद दी क्योंकि आपके पास अपनी ग्राउंड नहीं है खड़े होने की। आपको वोट देते, इज्जत देते, आपको और क्या दें, उसके बावजूद ना आप अपनी अकल दिखा सकते हैं ना शऊर दिखा सकते हैं। उसके बाद सारे काम जो है दूसरों से करवाओ। यही काम इमरान खान साहब ने किया। वो क्या IPP के मुज़ाकरात हैं, क्या वो सिक्योरिटी के मामलात हैं, वो सारे फौज से करवा रहे होते। अब आप शहबाज शरीफ साहब आए, क्या ज़राअत, क्या IT, क्या डॉलर, क्या इकॉनमी, वो सारे आप आर्मी चीफ से करवा रहे हैं। तो भाई आपकी नाअहलियत है कि वो दूसरे बंदे को आपका भी काम करना पड़ रहा है। किस मुंह से आप वोट लेने जाते हैं, किस मुंह से आप कहते हैं जी इज्जत दो हमें। मियाँ जावेद लतीफ़ साहब और फैसल वाडा साहब, मियाँ साहब आप लोगों के तो हालात बहुत ख़राब हैं, मैंने हिसाब लगाया है, आपके पल्ले है ही कुछ नहीं। डॉलर को इस्तेकाम देना हो, कौम को तसल्ली देनी हो, आपकी तरफ कोई नहीं देख रहा। यू आर इररेलेवेंट। आई एम टॉकिंग अबाउट द पॉलिटिशियंस। नहीं कामरान, इस तरह नहीं है। हाँ, हालात आज के अगर देखते हुए आप तबसरा फरमा रहे हैं तो बिल्कुल बजा फरमा रहे हैं। उसकी वजह यह है
कि जब रियासत कमज़ोर होती है मईशत की वजह से और मईशत कमज़ोर होती है रियासत की वजह से, तो मैं ये समझूंगा और ये कहना चाहता हूँ कि बदकिस्मती से फिर रियासती अदारों में बैठे वो अशख़ास जो रियासत से ख़ुद को बालातर समझते हैं या ताकतवर समझते हैं, अदारों से भी ख़ुद को ताकतवर समझते हैं, तो फिर ये छोटी सी जमहूरियत जो कभी कभार सर उठाती है और सर कुचल दिया जाता है, तो फिर अगर आप तशबीह दे रहे हैं 16 माह के प्राइम मिनिस्टर से या पौने 4 साल के प्राइम मिनिस्टर से, तो मैं ये समझता हूँ कि देखें जिन आपकी हालात सोच में मियां साहब, कभी तो आपकी किसी को सोच डिफेक्टिव है। बात 16 माह की या 16 साल की नहीं हो रही इस वक्त। आपका जो प्राइम मिनिस्टर या जो लीडर थे फॉर इंस्टेंस, उनकी सोच ही गलत है। वो एक इस्टेब्लिशमेंट की बैसाखियों पे उसी तरह चल रहे थे जिस तरह इमरान खान अपने पहले दौर में बाजवा साहब की बैसाखियों पे चल रहे थे। वोट आप लेके आए और आपके पास, आपने बताया हमें, ना आपके पास विजन है, ना आपके पास डेप्थ है, ना आपके पास असर्ट करने की पावर है। तो इससे मैं कह रहा हूँ लोगों का सियासतदानों पे से ईमान उठ गया है, आप लोग फारिग हो गए। नहीं कामरान कामरान, जो बात अब आप ये कह रहे हैं इस पे मैं इत्फाक करता हूँ। मैं समझता हूँ कि देखें पाकिस्तान के जितने अदारे हैं उनमें बैठे लोग जो हैं वो रियासत के लिए काम करेंगे अगर, तो वो अपनी ज़िम्मेदारी अदा करेंगे। ये नहीं होता कि आप रियासत के लिए या अपनी इस चेयर से उठ के कैमरामैन को कोई हेल्प कर दें तो ये समझा जाएगा कि नहीं कैमरामैन का भी काम आप कर रहे हैं। ठीक है, आपने उनको उसके लिए कोई थोड़ा हेल्पफुल साबित हुए, ठीक है जो सर, उसको नहीं इल्म था, तो इसका हरगिज मतलब नहीं, ये नहीं है इल्म अगर कि नहीं था ना, आप पूरे सिस्टम को आप ही चला रहे हैं। इल्म अगर नहीं था मगर सर, मगर मैं अर्ज करता हूँ, जी 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 जी, फरमाए फरमाए, मगर जल्दी मैं फरमाए। अर्ज करता हूँ कि देखें जो नवाज शरीफ का विजन था, नवाज शरीफ की सोच थी, वो जब जुल्फ़िकार अली आएंगे तो भुट्टो सर की देख लेंगे ना। सोच अभी थी, तो आपकी सोच चल रही थी ना शहबाज शरीफ साहब वो की, एक जो हर 2 मिनट बाद नहीं, जो है वो इस्टेब्लिशमेंट का बताते थे कि ये ना होते तो मैं ना होता ना ना। बहरहाल मैं आगे चलता हूँ। सबसे पहले तो मैं कहूँगा करप्शन के खिलाफ आप, यानी अगर कि इजाज़त दें, सर जैसा अभी आ रहा हूँ, आप ही हैं आज, आप हैं और वाडा साहब हैं, एक तीसरा बंदा कोई नहीं है, आप बारी बारी आएंगे। मैं आर्मी चीफ को पहले तो ये कहता हूँ, क्योंकि वो करप्शन के खिलाफ भी एक ड्राइव पे जा रहे हैं, सबसे पहले तो चीनी माफिया की गर्दन तोड़ें। और मज़े की बात यह है कि चीनी माफिया में मियाँ जावेद लतीफ़ साहब की पार्टी के लोग भी शामिल हैं, जरदारी साहब की पार्टी के लोग भी शामिल हैं, आपको इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के लोग भी मिल जाएंगे। तो अगर आर्मी चीफ ने करप्शन के ऊपर हाथ डालना है ना, सबसे पहले ये माफिया है जिसने लोगों की वो चीनी की जो वो है ना चाय की जो प्याली है उसके रेट 4 गुना कर दिए हैं। इस पे हाथ डाले, इस पे कोई पाकिस्तान की अदलिया हाथ नहीं डाल पा रही, बल्कि पंजाब हुकूमत की जो खुफिया रिपोर्ट है उसमें तो जजों ने इसके ऊपर हुक्म इब्तदाई दिया हुआ है। हैरानकुन और अफसोसनाक बात यह है। और चीनी की नकलो हरकत और स्मगलिंग जो है उसको मुबैना तौर पर बादिल नज़र में उन्होंने शुतर बेमुहार छोड़ा हुआ है और लोग पिस रहे। फैसल वाडा साहब, सारी कुछ तो रियासती इदारे कर रहे हैं, इस्टेब्लिशमेंट कर रही है, आर्मी चीफ कर रहे हैं, ये पॉलिटिशियंस को वोट क्यों दें? पॉलिटिशियंस किस काम के हैं? जो प्राइम मिनिस्टर हमारे अभी गुजरे हैं वो तो बिल्कुल ही नजर आया कि नाअहल थे। हर चीज़ में वो बता रहे थे कि आर्मी चीफ या इस्टेब्लिशमेंट कर रही है, उनके पास पल्ले था ही कुछ नहीं। वाडा साहब। बहुत शुक्रिया कामरान साहब। देखिए कामरान साहब, सबसे पहले तो आज खराज तहसीन पेश करना चाहिए और अप्रिशिएट करना चाहिए कि एक ईमानदार सिपहसालार की डायरेक्शन और इंस्ट्रक्शंस के ऊपर एक कमाल काम हाजिर DGISI और DGC ने मिल के किया है और इतना बड़ा डॉलर के अंदर फ़र्क लेके आए हैं और अरबों रुपए का पाकिस्तान को 24 घंटे में फ़ायदा दिया है। और अगले 4 दिनों में और मज़ीद कमर तोड़ी जाएगी डॉलर की और पाकिस्तान को फिर एक बार अरबों रुपए का फ़ायदा होगा, उसकी इकानमी को, उसके लोन्स के ऊपर फ़र्क आएगा। तो आपको ज़रूर चीफ़ की डायरेक्शन, उनका विजन, उनके DGISI, उनके DGC और उनकी टीम को खराज तहसीन पेश करना चाहिए। जो काम केयर टेकर गवर्नमेंट, परमानेंट गवर्नमेंट, पुरानी गवर्नमेंट के काम थे वो उन्होंने संभाले। सही है, नंबर 1। नंबर 2 ये कि जब हम ज़राए से सुन रहे हैं और हम उम्मीद भी यही करते हैं कि चीफ़ जो हैं वो अकाउंटेबिलिटी करने जा रहे हैं, इसका मतलब ये कि उनके पास एक मैंडेट है जिसके तहत वो पाकिस्तान की अंदरूनी हालात, ख़तरनाक हालात में अपना दिफाई और फौजी किरदार अदा करके इस क्रैकडाउन के लिए जा रहे हैं। तो उनको उसी मैंडेट के तहत ये 13 पार्टियां PDM की,
पीटीआई, नून लीग, पीपल्स पार्टी, एमक्यूएम वगैरह वगैरह से भी जान छुड़ाने की जरूरत है। एक्सपायर्ड लीडर्स, करप्ट, चोर, बेईमान, वक्त ज़रूरत अच्छे, वक्त ज़रूरत बुरे, पार्ट टाइम आए, इक़्तिदार किया, फिर निकल गए, 164 का बयान किया, मुल्क से 5 साल बाहर रहे डार साहब, अगले दिन आए, सारे केसेस बरी हुए, सेनेट में गए, हल्फ उठाया, फाइनेंस की कुर्सी पे बैठ गए। ये टोबी ड्रामा अब नहीं चलेगा। अकाउंटेबिलिटी हमारा उम्मीद है चीफ से कि वो अकाउंटेबिलिटी अक्रॉस द बोर्ड करेंगे, अपने इदारे के अंदर भी, खास से लेके कोयटा तक जाएंगे। फैसल भाई एक बात इन बताएं, political parties आपको के ये जो लगता नहीं कि top leader थोड़ा हैं। आपने जो एक्सपायर्ड और ये सब कुछ कहा है और ये पुरानी लीडरशिप थोड़ी ज्यादती आपने इसलिए की है क्योंकि पीएमएलएन जो है वो बहुत ज़्यादा होप लगाए बैठी है नवाज शरीफ साहब पे कि वो जब आएंगे तो ऑब्वियसली ना उनका पिछली हुकूमत में जो अभी 16 माह की हुकूमत गुजरी जो उसमें मिसमैनेजमेंट में उनका कोई रोल था, क्योंकि नवाज शरीफ साहब का ये मानना है कि उनकी हुकूमत 2017 में ख़त्म हो गई थी, उसके बाद ख्वाह शायद खाकान किया ये शहबाज शरीफ के, वो उनकी हुकूमत नहीं थी। तो आपको लगता नहीं कि नवाज शरीफ साहब के मुतालिक थोड़ी आप ज्यादती वाले रिमार्क्स दे रहे हैं क्योंकि उनको भी आजमाना चाहिए एक दफ़ा फिर, या नहीं? व्हाट्स योर टेक ऑन इट? सर कामरान साहब जी जी, मेरी गुजारिश सुनिएगा कि 35 साल से जो बुरजमान है और सियासत करते आए हैं, उसमें चाहे नून हो, पीपल्स पार्टी हो, पीटीआई हो या दीगर 13 पार्टियां हो, इन्होंने अभी तक दिया क्या है आपको पाकिस्तान के अंदर? जो आइन, कानून और जमहूरियत का जनाजा इन बदबूदार लोगों के कंधे पर है, उसने मुल्क को रोटी नहीं दी, उसमें मुल्क में कपड़ा नहीं दिया, बच्चे को खाने का रास्ता नहीं दिया, गटर में उनकी लाशें मिल रही हैं। उनकी गुर्बत का नतीजा ये है कि वो चाय नहीं पी सकते, वो लाइट का, बिजली का बिल नहीं दे सकते, वो अपना घर बेच रहे हैं, खुदकुशियां कर रहे हैं। 12 साल की बच्ची को नौकरी कराने भेजे और वहां पे उसके साथ बर्बरियत भी हो, उसको जिनसी जाति का भी निशाना बनाया, उसका कत्ल भी कर दें। आप उस हद तक ले गए इस मुल्क को, और उसको फिर आप कहते हैं कि आप ड्राई क्लीन करा के वक्त जरूरत वक्त हाल कभी नैब के नवाज शरीफ साहब से या जरदारी साहब से कोई होप नहीं है, बिलावल भुट्टो साहब से? सर मेरी बात सुने, और उसके बाद आप ये भी कह रहे हैं कि लायक और नालायक औलाद को भी हम एक्सेप्ट कर लें। सर ये बनाना रिपब्लिक नहीं है। और एक चीज भूले ना कि 10 दिन जो अहम है बंदियाल साहब के, जो वो एक शॉट खेलेंगे जाते हुए, और आने वाले चीफ जस्टिस साहब जो है फायद ईसा साहब, उनके 10 दिन बहुत इंपॉर्टेंट है। और उनके लिए जो पीडीएम ने बयानिया बनाया है जावेद लतीफ साहब की पार्टी ने कि वो फरमाइशी प्रोग्राम की तरह रिलीफ देंगे, तो हमें फायद ईसा साहब की एक्शंस का पता है कि वो एक ईमानदार, अपराइट, डेड ऑनेस्ट और फ्रंट फुट पे खेलने वाले कानूनी, यानी आपको मौजूदा रिलीफ पार्टियों से पाकिस्तान को मायूस नहीं करेंगे। फैसल भाई आपको तो यानी मौजूदा सियासी क़यादत से कोई उम्मीद ही नहीं, ख्वाह वो नवाज शरीफ साहब हो, बिलावल भुट्टो हो, मरियम नवाज हो, इमरान खान तो वैसे ही जेल में है, इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी हो। हम खैर मकदम करते हैं चीफ की बात का, उनके अकाउंटेबिलिटी का, उनके क्रैकडाउन का। अगर तो उन्होंने ये कहा है जो जराए कह रहे हैं, पॉलिटिकल पार्टीज के बारे में उनकी क्लैरिटी अगर है, तो इस गन से जितना जल्दी जान छुड़ा लें सब और इसको गार्बेज और कचरे में फेंक दें, तो उतना ही बेहतर होगा। कौम अब सिपा सलार को कंधे पे बिठा के आंख का तारा बना के चलने जा रही है, क्योंकि वो एक ईमानदार आदमी है, बिल्कुल ठीक है, विजन रखता है, दर्द रखता है। जावेद लतीफ साहब, लेकिन इस इन पार्टियों से जान छुड़ानी बहुत जरूरी है। इन आप पार्टियों से जान नहीं छूटी तो आज एक गरीब का बच्चा मर रहा है, रोज लोग मरेंगे। बदबूदार घटिया पार्टियां, एक्सपायर्ड लीडरशिप। आपके पास 3 मिनट है कन्विंस करने के लिए फैसल वाडा साहब को कि आप और आपकी क़यादत मुल्क को बहरान से निकाल सकती है। 3 मिनट दे रहा हूं आपको, इंटरप्ट नहीं करूंगा। मियां साहब, फैसल साहब से मेरा बड़ा अच्छा तल्लक है, मगर जो आज उन्होंने गुफ्तगू फरमाई है और जो उन्होंने अल्फाज का चुनाव किया है, मैं इससे इत्फाक नहीं करता। मैं ज़रूर ये कहूँगा कि आज अगर जो गुफ्तगू वो फरमा रहे हैं, 2017 में क्या 2 रुपए की रोटी, 65 रुपये लीटर तेल, 50 रुपये चीनी, 35 रुपये किलो आटा, 100 रुपये का डॉलर था, कर्जे कम थे, करप्शन कम थी। उस वक्त जब नवाज शरीफ को निकाला गया था, उस वक्त ये बात करनी चाहिए थी, उस वक्त बोलना चाहिए था उस वक्त के आर्मी चीफ के खिलाफ, जिसने दबाव में लाकर उस वक्त के चीफ जस्टिस साकिब निसार से फैसला लिया। उस वक्त बात करनी चाहिए थी, 23 करोड़ की आवाज में आवाज बुलानी चाहिए थी कि पाकिस्तान इस तरह नहीं चल सकता, घटिया है, वो इररेलेवेंट। आप फिर 2017 पे ले गए, वो कह रहे हैं आइंदा भी आप कोई चेंज नहीं ला सकेंगे, वो ये कह रहे हैं, जो मैं समझाऊं।
आप मेरी- ये बताएं ना, मेरी आप बात चेंज सुन कैसे लें, लाएंगे? कामरान, मेरी बात ये सुन। कन्विंस करें ना उन्हें, पिछली बात है ना। आप मुझे 3 मिनट दे रहे हैं तो उसमें 1.5 मिनट आप ले रहे हैं, नहीं, तो नहीं इस सर, तरह नहीं। नहीं मुनासिब। फिर अच्छा, 3 चलो, मिनट 1 पूरे मिनट आप दें, बोलिए, 2 मिनट और ताकि जी। आप भी कन्विंस हो सके। नहीं, हो मैं गए तो तो नहीं, convince हूँ, मगर जिस चीज़ मुझे पे होना कहने है। की इजाजत दें। जी जी जी, बोले बोले। मैं आप हो ना हो, मुझे इससे सरोकार नहीं। हाँ, मैं नहीं, तो नहीं, आपकी स्माइल देखने के लिए आता हूँ और आपकी स्माइल देख के चला जाता आज हूँ। तो मैं बात तो बहुत कुछ खुश नहीं हो हूँ, सकती। मजा आ गया। मगर जी जी मगर मैं आपको ये कामरान कहना चाहता हूं, काजी फायज ईसा का जो आपने तस्करा किया है ना, मैंने नहीं। काजी फायज ईसा के खिलाफ रेफरेंस क्यों आया था? इसलिए आया था ना, फैजाबाद धरने के हवाले से जो हकायक सामने लेकर आए थे। ठीक। अगर उस वक्त की जो एस्टेब्लिशमेंट थी उनके खिलाफ वो जजमेंट ना आती तो काजी फायज के खिलाफ रेफरेंस ना आता, तो रेफरेंस के लिए इस्तेमाल कौन हुए? उस वक्त के सिलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर और आज के प्रेसिडेंट। ये अगर तो वतीरा रहेगा आप तो कहना क्या चाह रहे हैं? ये सब खुल के बात ठीक कह करें रहे ना। हैं। काजी फायद ईसा ने एक फौज के जनरल को कहा कि जी आपका काम नहीं है इस तरह उस मुकदमे के अंदर कि जो आप लोगों को जो इस तरह कंपनसेट करते फिर रहे थे। तो आप कहना क्या चाह रहे हैं कि काजी फायद ईसा साहब अब आ रहे हैं, तो अब क्या होगा फिर? क्या कहना चाह रहे हैं? खुल के बताएं जरा। नहीं, मैं कहना यह चाहता हूं कि किसी शख्स के एक अदारे से रिटायर होने से या उस चेयर पर किसी के आने से आइन कानून में फर्क नहीं आता। सर मेरा सवाल कुछ और है आपसे। फर्क नहीं आना मेरा चाहिए। आइन सवाल कुछ और है, कानून के मियां जावेद मुताबिक। लतीफ साहब। मगर वाडा साहब की बदकिस्मती मैं ये आपसे है, बात कर रहा हूं। वाडा साहब ने जो आप लोगों के मुतालिक परफॉर्मेंस शीट दी है ना 35 सालों की, और उन्होंने जो बात की है कि मैं कह रहा हूं उसके खिलाफ आपके पास क्या आर्गुमेंट है? देखे ना, डॉलर कम हो रहा है आर्मी चीफ की वजह से, इकॉनमी बेहतर होने की उम्मीद है आर्मी चीफ की वजह से, और ये आपके दौर में भी यही था। अभी ये 16 महीने गुजरे आपके। तो आप, मेरी बात भी वही है जो वाडा साहब ने की है। मैंने जरा डिफरेंट पैराए में की है, वाडा साहब ने डिफरेंट पैराए में की है। मैं आपसे ये पूछ रहा हूं कि आपको चले 1 मिनट और देता हूं मैं, आप कन्विंस करें कि अब आपकी लीडरशिप जब आएगी, नवाज शरीफ साहब आएंगे, आप किस तरह इस मुल्क को एक फ्रेश नैरेटिव, फ्रेश जिदोजहद, फ्रेश विजन देंगे? ये बताएं ना। आप कहीं और चले गए। जी जी, मेरा तो बड़ा हौसला है सर, मैं तो आप लोगों को बर्दाश्त कर रहा हूं 15 साल से। 1.5 मिनट आपका हो गया जी। 1.5 मिनट मैंने आपको बर्दाश्त किया, 1.5 मिनट प्लीज आप मुझे बर्दाश्त करें। शुरू करें, टाइम मैं ये अर्ज करता हूं कि 2013 में जब हम आए थे, पाकिस्तान के अंदर लोड शेडिंग थी, पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी थी, पाकिस्तान की मईशत का क्या हाल था, महंगाई का क्या हाल था। नवाज शरीफ आया, उसने ड्रेस किया क्या? 4 साल के अंदर पाकिस्तान से वाफर बिजली पैदा करके गया, सस्ती बिजली देकर गया। बिल्कुल ठीक है। डैम से, सोलर से, पाकिस्तानी कोयले से आपको रास्ता दिखा के गया। आप कह रहे हैं कि नवाज शरीफ साहब आप सस्ती बिजली पैदा कर आपको सकते हैं। और आज अगर मेरी बात सुने, उस वक्त 100 पे डॉलर आपका रहा, और आज अगर पाकिस्तान का डॉलर ऊपर जाके 10 रुपए नीचे आया है। ये ठीक है कि नवाज शरीफ साहब के दौर में 4 रुपए पे डॉलर रहा, लेकिन अब मुझे जरा वाडा साहब से पूछने देना यार। का मैं जिक्र बिल्कुल आपका पॉइंट आ गया। वाडा साहब क्योंकि पीपल्स पार्टी का नुमाइंदा कोई मौजूद नहीं है, तो मुझे आपसे नून लीग के ऊपर ही लेना पड़ेगा। नून लीग वैसे भी इस वक्त सेकंड पॉपुलर पार्टी है, अगर परसेप्शन वाइज देखा जाए। नून लीग वफाक की पार्टी है एज कम्पेयर टू अदर पार्टीज। आपके ख्याल में क्यों हम डाउट करें कि जैसे मियां जावेद लतीफ़ साहब, टू बी फेयर टू मियां जावेद लतीफ़ साहब, जो वो कारनामे गिनवा रहे हैं, और वो उनमें से बेशतर सही भी होंगे, कोयले से बिजली, लोड शेडिंग, दहशतगर्दी, इन्होंने अच्छे काम किए नवाज शरीफ साहब के दौर में। हम क्यों ना एक्सपेक्ट करें कि अब जब नवाज शरीफ साहब आएंगे, अब इमरान खान साहब भी नहीं उनके मुकाबले में, अब कोई पीटीआई भी नहीं है, आप जैसे लोग भी पीटीआई में शामिल नहीं है, पीटीआई टूट फूट का शिकार हो चुकी, तो क्यों ना हम एक्सपेक्ट करें कि नवाज शरीफ आके कौम को जोड़ेंगे, कौम को ढारस बनाएंगे, कौम की तरक्की को आगे लेके जाएंगे, इफ ही बिकम्स द प्राइम मिनिस्टर। फैसल वाडा साहब। कामरान साहब देखिए, 94 की दिहाई में इन्होंने अपनी किकबैक्स के लिए ये जो इलेक्ट्रिक प्लांट्स लगवाए, उनको डॉलर पैरिटी के अंदर पेमेंट्स की, इन्होंने किकबैक कमाई। छोड़ दे सब कुछ, इस 16 महीने में इन्होंने जो कर्जा लिया है वो पीटीआई के 3.5 साल के कर्जों से ऊपर है, और इस 16 महीने के अंदर अपने केसेस माफ कराए हैं। और इन्होंने मुल्क के अंदर क्या किया है? 16 महीने पहले 225 रुपए का डॉलर था, आज 350 और 60 की तरफ गया है। ये तो फौज की 190 था, 190 था जब पीटीआई गवर्नमेंट गई है भाई। 225 था, 190 था। चले 190 था, 190 का मतलब डबल से भी ज्यादा कर दिया आपने तकरीबन।
आप उसका सारे केसेस माफ करा के यहां से पार्ट टाइम हुआ, जैसी गवर्नमेंट गई अगले 48 घंटे में आप मुल्क से बाहर निकल गए। अब आप बयानिया बना रहे हैं फाइज ईसा साहब का, जो एक ईमानदार अपराइट आदमी है, और वो आप कौम को कभी मायूस नहीं करेगा। इंशाल्लाह वो 11 महीने इनके माथों से तेल निकाल देगा। इट विल बी अ सरप्राइज फॉर पाकिस्तान, नंबर 1। नंबर 2 ये कि मैं तो ये कह ही नहीं रहा मियां साहब को कि मैं मेरी साहब का पार्टी बहुत अच्छी है। मैंने तो कहा इन सब ने दिया क्या आज तक? इन सब ने 70 रुपए की चाय आज 40 रुपए का नान है, 110 रुपए हो गए। 305 रुपए का 1 लीटर पेट्रोल गरीब आदमी डालेगा, 415 रुपए हो गए। वो घास की तरह सिर्फ नान ही खाए 2 टाइम, तो फिर 110 और 110 मिला लें तो 645 रुपए तो उसका अपना खर्चा है। अब वो बीवी क्या खाएगी, बच्चा क्या खाएगा, बिजली का बिल क्या देगा, किराया क्या देगा, माँ बाप को कोई दवाई हुई तो क्या देगा? 35 हजार उसका खर्चा एक आदमी का है। बीच में अगर 5 फैमिली मेंबर्स भी लगा ले तो आपको 1.5 लाख चाहिए, और वो किराया नहीं दे पा रहा। लेकिन फैसल भाई, ये जो आप सारी बातें बता रहे हैं ना, हम सियासत की बात कर रहे हैं। मेरी यार सुने, ये आप सारी जो बातें बता रहे हैं, ये मौजूदा हालात आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन पॉइंट ये है जो मियां जावेद लतीफ साहब दे रहे हैं कि जब नवाज शरीफ साहब वापस आएंगे 15 अक्टूबर को, तो वो अगर वो प्राइम मिनिस्टर बनते हैं तो वो इन चीजों को ठीक करेंगे। इस पे आप डाउट क्यों कर रहे हैं? सवाल ये है। नहीं, मुझे कामरान शाहिद साहब, सरकार, बॉस, ब्रदर, भाई, आप एक नामी गरामी एंकर हैं मेरे भाई, मुझे ये बता दें कि जो नवाज शरीफ साहब की काबीना में उनके भाई अभी 16 महीने की परफॉर्मेंस दे के गए हैं, और पिछली 35 साल की परफॉर्मेंस हम देख लें तो 35 साल प्लस 16 महीने, 16 महीने कोई देख लें तो मैं कोई गधा हूं, आंख से अंधा हूं, कान से बहरा हूं कि मुझे इस पार्टियों से, इनके स्ट्रक्चर, इनके अपने फ्रेम टेढ़े हैं, इन 15-14 पार्टियों से जान छुड़ानी जरूरी है। पाकिस्तान को रिलीफ तब मिलेगा जब इस कचरा पार्टी से आप बाहर निकलेंगे। इनमें अच्छे लोग हैं, उनको आगे लाएं। 24 करोड़ लोगों में आपको इन 18 लीडर के अलावा कोई मिलता ही नहीं है। हर रोज आप नए एक्सपेरिमेंट करने बैठ जाते हैं। कभी आप इमरान खान को पैदा कर देते हैं, कभी आप उसको मीडिया हाइप देते हैं, आप फंड देते हैं, उसको जिन बना देते हैं, उसको इख्तियार में ले आते हैं। कभी आप जनरल जिलानी की गोद से नवाज शरीफ को बना देते हैं, फिर वक्त जरूरत भगा देते हैं, फिर वक्त जरूरत बुला लेते हैं, फिर आप अल्ताफ हुसैन बना लेते हैं, फिर वो आपके खिलाफ हो जाता है, फिर आप उसको बाहर निकाल देते हैं, फिर पीपल्स पार्टी ईंट के ईंट पर जाती है, उसको निकाल देते हैं, उसके टुकड़े कर देते हैं, फिर ले आते हैं आप। और भाई ये ड्रामा बंद करे। 24 करोड़ लोगों में से 500 आदमी ढूंढे, और जो चीफ की तरफ नजरें हैं कौम की, उस मायूसी को खत्म करें। राइट। और उस मियां जावेद लतीफ साहब, सर आपका पॉइंट आ गया। अक्रॉस द बोर्ड करे, अक्रॉस द बोर्ड करें। मियां साहब आपने कुछ कहना है ब्रेक से पहले? कामरान जी। इस तरह किसी को बुरा कहना तो बड़ा आसान होता है, मगर कुछ करके दिखाना बड़ा मुश्किल होता है। आईपीपीज कंपनियां जो थी, 75 कंपनियां थी, और 75 में से सिर्फ 10 से एग्रीमेंट 2013 में मुस्लिम लीग नून ने किया। उससे 65 कंपनियां जो थी, उनसे जो एग्रीमेंट था वो साबका अदवार की जो हुकूमतें थी वो करती रही। हाँ, ये बात दुरुस्त है फैसल वाडा की कि डॉलर में उनको अदायगी किसने एग्रीमेंट किया, और जाहिर किया गया कि ये फॉरेनर इन्वेस्टर आ रहे हैं पाकिस्तान में, उनके सियासी हैसियत नहीं तस्लीम कर रहे हैं वाडा साहब। आप पता नहीं कौन सी कहानी सुना रहे हैं। थे कौन से पाकिस्तानी थे? चले मैं आता हूं अपनी हुकूमत में कई वजीर थे जो उन कंपनियों के मालिक थे। अच्छा यार, उस वक्त जो वाडा साहब कुछ कह रहे हैं आपने इसमें? बातें उस वक्त की जानी चाहिए थी। कामरान भाई, जी 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 फैसल भाई। कामरान भाई, मुझसे ये मैं जावेद लतीफ साहब से पूछता हूं, जो एक आम गरीब की जरूरत है वो सारी फैक्ट्रियां सियासतदानों के पास है। तेल, घी, आटा, चीनी, फल, फार्मास्यूटिकल्स, ये सब इन्हीं सियासतदानों के पास है, और ये खून चूसते हैं उन गरीबों का, उन्हीं के ऊपर होल्डिंग करके प्राइजेस बढ़ाते हैं, फिर उन्हीं के वोट से आते हैं भिखारी, फिर उन्हीं बच्चों को रेप करते हैं, उनका कत्ल करते हैं, और फिर कहते हैं कि हमें फ्री टाइम दे दो, फिर हमें मौका दे दो। मुनासिब नहीं आ है। रहा हूं आपके पास भी। क्या हो गया जावेद भाई? मेरी बात सुन ले जी, बताएं। फैसल साहब ने बोली है यार। कामरान, इस तरह मुनासिब नहीं है। बोले बोले, आपको पूरा टाइम मिल रहा है सर। इंसाफ करें, करें इंसाफ हो रहा है। बोले बोले बोले। नहीं टाइम, आप अगर वो सवाल करते हैं तो मुझे उनका जवाब देने दे सर। मैं आपको कब रोक रहा हूं? दे, अगर आपके पास जवाब है तो दे ना प्लीज, मैं वेट कर रहा हूं। कि ये अदबियात का जिक्र कर रहे हैं तो आप देखें, मुस्लिम लीग नून की जब पंजाब में हुकूमत आई, तमाम सरकारी अस्पतालों में फ्री मेडिसिन दी जाती रही,
तमाम मुझे एक सवाल का जवाब दे मियां जावेद लतीफ साहब, छोड़े फैसल वाडा साहब क्या कह रहे हैं, हो सकता है कि टोटल गलत कह रहे हो, मैं आपके लिए एक सवाल दे रहा हूं। मुझे एक बात बताएं कि आप लोगों को नहीं पता था कि इस मुल्क में चीनी के नाम पे लोगों को लूटा जाता है? आपने किस तरह पीपल्स पार्टी की बात मानकर पहले चीनी को बाहर इंपोर्ट करने की इजाजत दी, बाहर भेजने की इजाजत दी, उसके एक्सपोर्ट करने की इजाजत दी, वहां से डॉलर कमाने दिया आपने शुगर माफिया को, जिसका गठजोड़ आपके साथ है, आपकी पार्टी के अंदर है, आपके अलायंस के अंदर है। उसके बाद आपने अब शुगर माफिया के कहने पे अब बाहर से आएगी अंदर चीनी, तो लोगों को चीनी आपने किस तरह आप अहल हैं, आपकी कैबिनेट, आप कैबिनेट में बैठे हुए थे, मुझे बताएं आप कैबिनेट में थे, मुझे जवाब दीजिएगा ब्रेक के बाद, आपसे पूछूंगा आके। मेरी बात आप कैबिनेट में थे, ये ज्यादती जो हुई है अवाम के साथ, जी जवाब दीजिएगा, ब्रेक के बाद दीजिएगा ना, कि आपको जरदारी साहब ने, जिसको आप चोर डाकू चक्का जर बाबा 40 चोर कहते थे, ज्यादती करते थे, कहते उनके कहने पे आपने चीनी का इतना बड़ा ब्लंडर किया, लोगों के मुंह से चीनी छीन ली, इसका जवाब दीजिएगा ब्रेक के बाद, ब्रेक लेंगे। ये जो आज अवाम को चीनी महंगी मिल रही है, ये शहबाज शरीफ दौर का एक तोहफा है, जो जरदारी साहब जिनको ये चोर कहते हैं, पता नहीं, मैं तो नहीं कहता, ये चोर, और इन्होंने मेरे प्रोग्राम में जर बाबा 40 चोर क्या कुछ कहा हुआ है, उनके मशवरे पे चीनी एक्सपोर्ट की थी। जरा सुन लें जरदारी साहब क्या फरमा रहे हैं, सुनवाएं जी। जी मियां जावेद साहब, आप उसी कैबिनेट के अंदर थे, ये चीनी जो बहरान आया है उसमें प्राइम मिनिस्टर का डिसीजन जरदारी साहब के कहने पे आपने किया, जिनको आप चोर डाकू लुटेरा क्या कुछ कहते रहे। नहीं देखें, मैं तो बड़ा क्लियर हूँ कि अगर 16 माह की जो हुकूमत थी उसमें 11 जमातें जो थीं और उनमें मुस्लिम लीग भी थी, जितना बोझ आप हिस्सा बकदरे जुस्सा उस पर डालना चाहते हैं उस पर डालें। You have the prime minister to lead, he was not like an ordinary minister, sir. वजीर था, मेरे पे भी जितना बोझ डालना आप चाहते हैं डालें, मगर मैं ये ज़रूर आपको कहना चाहता हूँ कि मुझे कोई बता दे कि क्या कोई वज़ीर जो है वो बॉर्डर क्रॉस कराता है, चीनी स्मगलिंग वो करता है, सरहदों पे ज़िम्मेदारी किसी वज़ीर की होती है? ना करें, हकीकत सारी बयान करें, सच पूरा बोल दें, तो कौम को कम से कम राह जो है वो दिखाई ज़रूर देना शुरू कर दे कि हकायक हैं क्या और मुल्क के अंदर हो क्या रहा है। कभी भी स्मगलिंग जो है वो कैबिनेट के फैसले से नहीं होती, मैं आपको बताता हूं कि अदारों की आप क्यों जिम्मेवारी ये करते हैं, मैं बताता हूं आपको। ये देखें दूसरा, मियां जावेद लतीफ साहब, ये शुगर फोरेंसिक रिपोर्ट है मेरे सामने, जिसमें जहांगीर तरीन, मोनस इलाही, ओमनी ग्रुप, सुलमान शहबाज, ये तमाम तर लोग जिम्मेदार करार दिए गए थे उस जमाने में। आप बीइंग अ पॉलिटिशियन, आप लोगों की शुगर मिले हैं, जैसे रहीम यार खान ग्रुप है, मोनस इलाही, उमर शहरियार, जहांगीर खान तरीन, अली तरीन, शरीफ बरादरान में सुलमान शहबाज, हमदा शहबाज, शहबाज शरीफ, इनके शेयर्स हैं। आप लोगों के इंटरेस्ट में हैं कि चीनी माफिया तकवीत पकड़े, चीनी जो है वो ऊपर जाए, लोग चाहे मरे या कुछ हो, आपकी जेबें भरनी चाहिए। ये चीनी की जो फोरेंसिक रिपोर्ट आई थी उसको उस वक्त आप बड़ा ओन कर रहे थे ना, जब इमरान खान के दौर में ये कराई गई थी। जी सर, बोले बोले बोले। नहीं, कामरान आप ये ज्यादती करते हैं, इस तरह मुनासिब नहीं होता कि आप पूरी रजीम जो पॉलिटिशियन की है उसके मतलब ये कह दें। उनका कोई नुमाइंदा लें, चीनी जो बेचते हैं शुगर मिलों मैं ये कह रहा हूं कि ओनर है, आपका फायदा है, आपका स्टेक है, ये है ना, सुलमान शहबाज की शुगर मिल्स की शेयर्स नहीं है, ओमनी ग्रुप नहीं, जरदारी साहब के नहीं है, मेरी बात तो सुन लेना कामरान। जी जी, आपसे पूछ रहा हूं मेरे भाई, आपके तो नहीं है ना, आपको परेशान हो रहे इतना सर, जिनके हैं उनको उन पे तो बात करें ना। और मेरे भाई, जी जी, और मेरे भाई बात सुन लिया करें ना, मुनासिब नहीं होता मैं आपको रोकूं, ये मेरे लिए अच्छा नहीं है। मेरे आप छोटे इंतहाई प्यारे भाई हैं और मैं तो आपको सिर्फ देखने के लिए आता हूं, मैं तो प्रोग्राम के लिए थोड़ी आता हूं, मैं तो आपकी आवाज़ सुनने, शक्ल देखने मियां साहब पॉइंट आ गया और ऐसी अल्लाह ने हसीनो मियां साहब पॉइंट आ गया। नहीं ठहर जाए, अभी रुक जाए, अभी पॉइंट रहता है। अच्छा, मेरी बात सुन लें। जी जी फरमाएं। मैं ये कहूँगा कि 2017 में एक चलता फिरता तरक्की करता पाकिस्तान कामरान शाह साहब जब डुबोया गया था, जब चीनी 50 रुपए किलो थी, आटा 35 रुपए किलो था, 2 रुपए की रोटी आपको मिल रही थी, डॉलर 100 रुपए का था, उस वक्त जो कुछ किया गया था। अब ये मैं पूछता हूं फैसल भाई, एक बात बताएं, एक को आपको रिग्रेट है कि आप भी जिम्मेदार हैं कामरान शाह? सर एक बात तो आपसे बात हो रही है, एक मिनट ठहर जाइए फैसल वाडा भाई, आपको लगता नहीं आप जिम्मेदार हैं? आप इनकी चलती फिरती जो गवर्नमेंट थी वाकई जिसमें स्टेबिलिटी थी, इकॉनमी बहुत बेहतर हालात में थी नवाज शरीफ साहब के दौर में,
वो जब एक साजिश के जरिए इमरान साहब और उस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट, उस वक्त की जुडिशरी के मुतालिक कहा जा रहा है, वो गिराई गई, तो आप भी तो उसमें शामिल थे ना वाडा भाई। तो आपको भी तो गिल्टी होना चाहिए ना कि आपने भी ज्यादती की इस मुल्क के साथ और इसकी इकॉनमी के साथ, जब आप आए इस तरह आरटीएस बिठा के। अच्छा, मैंने ये तो मान लिया कि जी जितने भी इलेक्शन हुए समेत हमारी पार्टी के, वो सब रिग्ड ही थे और रिग्ड ही हुए, चाहे कभी आरटीएस बैठा और आगे बहुत कुछ और बैठेगा, वो तो मैं अग्री करता हूँ, मुझे इसमें कोई डिनाइल नहीं है। लेकिन मेरा सवाल ये है कि अभी भी आप जब बात करते हैं अलकादिर ट्रस्ट का, जिसमें इमरान खान साहब ने फेवर दिया और फेवर लिया, उस अलकादिर ट्रस्ट के पीछे जब चले जाएं आप, तो उसमें भी आपको नवाज शरीफ की प्रॉपर्टी और लंदन में उसकी पेमेंट नजर आ जाएगी। तो सारे के सारे मैं तो कह रहा हूं एक जैसे ही हैं। तो मैं क्यों ये कहूं कि वो अच्छा है और वो बुरा? दिया किसने क्या आज तक? मुझे आज तक सिवाय अपनी जात के इन्होंने किस पाकिस्तान को दिया क्या है? 3 चीजें आप गिनवाने चले, मैं आपसे पूछ लेता हूं। किसी को रोटी दे दी, किसी को अस्पताल दे दिया, किसी को नौकरी दे दी, किसी को सिक्योरिटी दे दी, किसी को इंसाफ दे दिया, किसी के बच्चे को मेरिट पे रख दिया। क्या दिया है आपने? आपने दिया गुर्बत, लाशें, मॉडल टाउन, 9 मई को फौज पे चढ़ाई, ईंट से ईंट बजा देना, गरीब का बच्चा गटर में गिर जाना, नान की मोहताजी, रोटी खाने की मोहताजी, कपड़ों की मोहताजी, बच्चियों से नौकरी करवा के उनको रेप करवा के मर्डर करवा दिया। आपने पाकिस्तान को दिया क्या है? और फिर आप कहते हैं मुझे फिर चांस दे दो, और चांस पे चांस देते रहे, आरटीएस बिठाते जाएं और चांस देते अच्छा, जाएं, फैसल भाई, और एक बात मुल्क को बर्बाद करते जाएं और टुकड़े होते जाएं। इस वक्त आप तो जान छोड़वाएं भाई इनसे। इस वक्त और तो हम पे हाथ पकड़ के जोड़ रहे हैं सारी कि पार्टी जो है, इस पॉलिटिकल पार्टी और इन गंदे लीडर से जान छुड़ाएं। अभी तो सारी पॉलिटिकल पार्टी जो है वरना ना, कामरान शाहिद साहब, जी जी, कामरान शाहिद साहब, जिधर पाकिस्तान जा रहा है कोई सोच नहीं रहा। अब नवाज शरीफ, इमरान खान और पीपल्स पार्टी और फलाना और धमाका दूर रह गया है। अब आदमी को रोटी के लाले पड़ गए हैं, बिजली के बिल भरने के लिए, उसको ब्याज बेचने के लिए कुछ नहीं है। अवाम लड़ाई झड़ाई ना करे, लेकिन अवाम अगर खड़ी हो गई तो छुपने की जगह नहीं मिलेगी इन लोगों को। जी मियां अब साहब, मुल्क किसी और डायरेक्शन में जा रहा है, उसकी फिक्र करें। ठीक है कामरान जी जी, आपसे बात हुई। कामरान जी सर। एक तो फैसल जज्बाती हो जाते हैं, मगर इनके जज्बात अपनी जगह। ये मुझे बता दें कि जेआईटी जो बनी थी 2017 से पहले, और तमाम उस वक्त के अदारों में बैठे काम करने वाले एक दमड़ी की करप्शन नवाज शरीफ की साबित ना कर सके, जो आज मेरे भाई बात कर रहे हैं। और दूसरा मैं इनकी खिदमत में ये अर्ज़ करूँगा, ये कहते हैं कि जनाब सियासतदानों ने तो कुछ नहीं दिया पाकिस्तान को, नवाज शरीफ ने पाकिस्तान के दिफा को नाकाबिले तस्खीर बनाया। ये हकीकत सामने रखी जाए, नवाज शरीफ ने पाकिस्तान से लोड जी फैसल साहब, क्विकली इस पे अब टाइम कम है, बारी बारी करेंगे, क्विक करेंगे। की मैशत ठीक है, आपका पॉइंट आ गया। मियां जावेद फैसल वाडा साहब, पाकिस्तान को क्विकली करें, क्विकली। नवाज शरीफ ने T20 अब। पाकिस्तान में अमन कायम किया। नवाज शरीफ ने फैसल वाडा साहब, भाई पाकिस्तान फैसल के वाडा साहब अंदर- को देना माइक। ये आप सही कह रहे हैं, नवाज शरीफ साहब ने सब कुछ किया। जी वाडा साहब, माइक विद यू। कामरान भाई, कामरान साहब, मेरी गुजारिश मियां जावेद लतीफ भाई। साहब से ये है कि आप जो किसी चीज़ को जस्टिफाई नहीं कर पा रहे हैं, कुछ आपने नहीं दिया, आज भी आप हुकूमत करते हुए 48 घंटे में लंदन चले गए, आपका कुछ नहीं है बेचने को, ना कुछ देने को किसी सियासतदान के पास नहीं है, अपनी ज़ात के लिए इनका सब कुछ है। मुझे बताए, कभी आपने सुना किसी वजीर, किसी सियासतदान का बच्चा पढ़ाई के बगैर रह गया? नालायक भी है, उसको भी हम पे थोप देते हैं, उसको भी बाहर पढ़ने भेज देते हैं, उसका इलाज बाहर होता है। मुझे बताए, कोई सियासतदान का बच्चा रोटी से मरा, कोई सियासतदान का बच्चा गटर में गिरने से मरा, कोई के सियासतदान का बच्चा करंट लगने से मरा? क्या सियासतदान के बच्चे को पराठा, रोटी, चाइनीज, जापानीज, इटालियन फूड नहीं मिलता? इनको एजुकेशन नहीं मिलती, इनको बड़ी गाड़ियां नहीं ठीक है मिलती। फैसल भाई, ये मैं आपने आप अपनी जात क्या के चाह रहे हैं? जो मुल्क के गरीब अंदर की मार्शल लॉ जरूरत लग है, जाए? जो अब गरीब अगर की ये जरूरत politician ना हो है, तो कौन वो होगा? सब फैक्ट्री आपके पास है। कामरान जी, मियां जावेद लतीफ साहब। मुझे ये बताएं, हाँ। नवाज शरीफ तो सियासत में आने से पहले अरबों खरबों में खेलता था, वाह, मगर माशाल्लाह। ये इमरान खान जिनकी तारीफ किया करते, ये थकते नहीं थे। मुझे ये बताएं कि उसके पास आज तक सोर्स ऑफ इनकम क्या है, कौम को बताए। फैसल वाडा उसकी साहब, corruption, जवाब दें। उसके फॉरेन फंडिंग केस, यार, जल्दी सर, से मेरी यार, बात सुनिए, ब्रेक ले इसराइल लेंगे। से जी फैसल भाई, एक्सपोर्ट, सर, अरबों उसका रुपए, पाकिस्तान अरबों के रुपए, अंदर सर नवाज शरीफ साहब की जो फैसल। तस्बीह पढ़ रहे हैं, नवाज शरीफ साहब की जो बिजनेस की, मुर्गी के अंडों का बिजनेस इनका, शुगर मिल इनकी, वीट मिल, फ्लोर मिल्स इनकी, फैक्ट्रियां इनकी, सोलर पैनल के कॉन्ट्रैक्ट इनके,
जो गरीब की है जरूरत ना है, भाई? जो गरीब को भाई चाहिए, हैं। जिंदा रहने की भाई चाहिए, अल्लाह सब का बैठे इनके शुक्र पास है, है। सियासत भाई सब जदीद इलेक्शन कुश्ती से है। पहले कारोबार आप इनसे जेलस पहले फील इसीलिए कर रहे हैं था। फैसल भाई। और जावेद लतीफ साहब, एक मिनट, जावेद लतीफ साहब, ना कत्ल की वीडियो होती है, ना रिश्वत का पे ऑर्डर होता है। करने वाह। वाले लोग सबूत बना भी लेते हैं, ढूंढ भी लेते हैं और कर और भी मेरी लेते हैं। भाई, एक अगर ब्रेक पे के ऑर्डर बाद से फैसल नहीं भाई मुझे बताया, अगर ये पॉलिटिशियन फारिग हो गए तो फिर इस मुल्क में निजाम कौन सा आएगा? खुदा ना खास्ता वो तो नहीं सोच रहे जो मैं भी सोच रहा हूं कि आप ये सोच रहे हैं, मैं नहीं, आप ही सोच रहे हैं। लेकिन एक ब्रेक के बाद पूछते हैं आपसे। भाई आज के शो में मियां जावेद लतीफ साहब को टाइम तो बराबर मिला, लेकिन शायद फैसल वाला साहब की तैयारी ज्यादा थी। मैं ये नहीं कह रहा मियां साहब की तैयारी कम थी। इंशाल्लाह दोबारा मिलेंगे, कल तक दीजिए इजाजत।